हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट एनालिसिस फॉर नीट। तो हम सबको पता है कि मॉक टेस्ट को बिना एनालाइज करे देना कुछ ज़्यादा पॉइंट का नहीं है। दैट्स वाई हम देखेंगे कि हम सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं जिससे स्कोर भी बूस्ट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं विद बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इन तीनों सब्जेक्ट्स की स्ट्रैटेजीज लगभग सिमिलर रहती हैं क्योंकि ये थोड़े से कम कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं। तो आपको कैटेगरीज आइडेंटिफाई करनी है जिनमें आप गलतियां कर रहे हैं, जैसे कि आप सिली मिस्टेक कर रहे हो सकते हो, या आपने वर्ड्स नहीं रीड करे होंगे जैसे नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, फॉल्स, नॉट ट्रू। तो मेरे से जो भी एरर होता था क्वेश्चन में, मैं उसको वहीं पे साइड में क्वेश्चन के लिख देती थी कि सिली मिस्टेक या केयरलेस एरर या कैलकुलेशन एरर, ताकि जब भी आप उस पेपर को दोबारा देखें तो वो एरर आपके दिमाग में हाईलाइट हो जाएगा। देन कंसेप्चुअल एरर। अब कंसेप्चुअल एरर एक ऐसा एरर होता है जिसके लिए वापस आपको अपनी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी या कुछ वीडियोस को रेफर करना पड़ेगा। तो इसको आप एक सेपरेट जगह पर लिख के रख सकते हैं, एंड जो भी टेस्ट्स हैं उनसे जो भी कंसेप्चुअल एरर्स क्यूमुलेटिव तरीके से निकल कर आते हैं, यू कैन गो थ्रू देम अगेन। देन कुछ एरर्स होते हैं जो डेटा बेस्ड होते हैं। तो मैंने ऐसे एरर्स की एक अलग लिस्ट बनाई थी और मैंने इसे उस लिस्ट में डाला था जो चीज़ें मैं लास्ट 1 वीक में रिवाइज करूँगी। जैसे वैरायटी नेम्स हो गए, साइंटिस्ट नेम्स हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, तो इन सब की मैंने एक सेपरेट लिस्ट बनाई थी। ये सारे डेटा बेस्ड टॉपिक्स होते हैं। आफ्टर दैट डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। अब ये चीज़ थोड़ी सब्जेक्टिव है, किसी को कोई टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, किसी और को कोई दूसरा। तो मुझे जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक स्लाइटली डिफ़िकल्ट टॉपिक रखता था, तो मैं इसे हर टेस्ट से पहले पढ़ के जाती थी। सो आई यूज़ टू मेक नोट ऑफ ऑल दीज डिफ़िकल्ट टॉपिक्स। तो आपको जो भी डिफ़िकल्ट लगता है चैप्टर्स से, आपको पूरे चैप्टर्स को नोट नहीं करना है, सिर्फ सब टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है। अगर कोई वीक चैप्टर है देन ऑब्वियसली आपको उसे पूरा ही रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा थ्योरी उसकी देखनी पड़ेगी। तो मेरे लिए वीक चैप्टर एवोल्यूशन था, और ये चीज़ मैंने 4-5 टेस्ट देने के बाद एनालाइज करा कि ऑलमोस्ट हर टेस्ट में मैं बायो में एवोल्यूशन का क्वेश्चन गलत कर रही थी। तो उसके बाद मैंने उसकी एनसीईआरटी जो है वो पूरे तरीके से पढ़ी। वीक चैप्टर आइडेंटिफाई करने में कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है, लाइक 3-4 टेस्ट के बाद आपको पता लगता है कि एक ही चैप्टर है जिससे आप बार बार गलतियाँ कर रहे हो। तो ऐसे चैप्टर्स को ध्यान में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन होते हैं कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस या फिर रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इन क्वेश्चंस पे मैं पर्सनली ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, स्पेशली अगर लास्ट 1 मंथ में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था मेरे टेस्ट में, तो मैंने उसे नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी। हाँ, बट स्टार्टिंग फेज में जब भी क्वेश्चंस आते थे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस या फिर रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो इन क्वेश्चंस पे मैं पर्सनली ज़्यादा फोकस नहीं करती थी, स्पेशली अगर लास्ट 1 मंथ में कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी आया था मेरे टेस्ट में, तो मैंने उसे नहीं पढ़ा था बिल्कुल भी। हाँ, बट स्टार्टिंग फेज में जब भी क्वेश्चंस आते थे तो आई यूज़ टू मेक नोट ऑफ देम एंड ऐड देम टू माई एनसीईआरटी ओनली, जो भी चीज़ मुझे रेलिवेंट लगती थी। उसके बाद आपको घर आके सारे जो भी सेक्शन बी के रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उन्हें अटेम्प्ट करके देखना चाहिए, बिकॉज उन क्वेश्चन से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली हमें पता है सेक्शन बी में चॉइस होती है, एंड टेस्ट के टाइम पर तो आप सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करेंगे, बट घर आके उन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। आफ्टर दैट यू शुड सी कि अगर कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको एनसीईआरटी को दोबारा रिवाइज करना है, मतलब आपने वो पढ़ लिया है, आपको आता है, बट आप उसके क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आपको एनसीईआरटी से खुद क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करनी चाहिए। बेसिकली आपको इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए इंश्योर करना है दैट एनसीईआरटी से आई हुई कोई भी लाइन गलत नहीं होनी चाहिए, एंड वो अगर आपका एरर इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहा है देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हम आएंगे फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री पे, जो थोड़े कैलकुलेटिव सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेपर के टाइम पे गेस कर आ जाते हैं, या एक हमें रफ आइडिया होता है टॉपिक का। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होकर आ गया तो हो सकता है आप उसे ना अटेम्प्ट कर पाएँ। तो जिन भी क्वेश्चंस को आपने गेस करा है या जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन थी, ऐसे क्वेश्चंस को दोबारा ज़रूर रिव्यू करें। सेकंड, कुछ क्वेश्चंस आपको टाइम कंज्यूमिंग लग सकते हैं या बहुत लेंदी कैलकुलेशन हो सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आके देखना चाहिए कि क्या ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में स्किप कर देना वाइज ऑप्शन होगा, या ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज़ करनी है, या मे बी कोई शॉर्ट फॉर्मूला या ट्रिक है जिसके बारे में आपको नहीं पता है। सो वो आपको देखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। देन थर्ड, फॉर्मूला बेस्ड। अब कुछ ऐसा होता था मेरे साथ कुछ टेस्ट में कि मुझे फिजिक्स का फॉर्मूला याद नहीं आता था, एंड मैं पेपर के टाइम उसे डिराइव करती थी, तो इसमें काफ़ी टाइम निकल जाता था। तो ऐसे फॉर्मूलेज़ को आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि नीट में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ऑफन आता है, तो आप फॉर्मूला को ना याद रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। देन एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, इवन फिजिकल केमिस्ट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है, कुछ ग्राफ्स होते हैं जो स्किप हो जाते हैं क्योंकि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की। तो ऐसे चैप्टर्स या टॉपिक्स को आप ज़रूर एनसीईआरटी से एक बार देखें, एटलीस्ट सब टॉपिक्स तो आपको ज़रूर देखने चाहिए।
देन अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ऑब्वियसली आपको उसके लिए लेक्चर्स या नोट्स को रेफर करना पड़ेगा, एंड इसमें भी सिमिलरली आइडेंटिफाई योर वीक चैप्टर्स एंड वर्क ऑन देम। कैलकुलेशन एरर या सिली मिस्टेक, इसके लिए बेस्ट तरीका तो यही है कि आप उसे वहीं पर लिख दें कि आपने क्या एरर करा है, एंड जब आप रिपीटेडली टेस्ट को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी के एरर्स बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आप वो वैसा एरर करने वाले होगे, तो आपका ब्रेन आपको वार्न कर देगा दैट you've done a similar mistake or you've committed a similar mistake in the past as well. Then the last point again is to attempt remaining section B questions of physics and physical chemistry. सो आई होप आपको इस वीडियो से एक अच्छा आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप अपने मॉक टेस्ट को एनालाइज कर सकते हैं, मिस्टेक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, एंड देन रिपीटेडली उन मिस्टेक्स को एक जगह लिखकर या टेस्ट पेपर्स पे लिख के आप अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर सकते हैं कि वो दोबारा ये गलती ना करें। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस वीडियो, प्लीज़ लीव देम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।